प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा। अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख रिक्त पदों को भरने का दिया निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची उपद्रव मामले में डीजीपी, डीसी और अधिकारियों से ली अब तक की कार्रवाई की जानकारी। उपद्रवियों की पहचान के लिए होर्डिंग्स लगाने के दिए निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में दल बदल कानून के तहत चल रहे मामले की हो रही सुनवाई। और सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के पासपोर्ट को रिलीज करने का दिया आदेश। इलाज के लिए जा सकेंगे सिंगापुर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। आइए आपको ले चलते हैं बेंगलुरु, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा कि वे मिशन मोड में काम करते हुए अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करें। प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्देश दिया है। नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां की जाएंगी। और अब नजर डालते हैं श्रम ब्यूरो की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर, जिसमें बताया गया है कि देश में रोजगार के क्षेत्र में 22% की वृद्धि हुई है। ब्यूरो का जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है, आखिर वो क्या कहती है? 2013 से 2014 की बात की जाए तो देश में रोजगार के मोर्चे पर 22% की वृद्धि हुई है और 7 वर्षों में ये वृद्धि जो है वो 22% दर्ज की गई है। यानी कि रोजगार के मोर्चों की अगर बात की जाए तो वहां पर तमाम विकल्प मौजूद रहे, जहां पर हमने देखा कि जो शिक्षा, परिवहन, ये आतिथ्य जैसे 9 ऐसे क्षेत्र थे जहां रोजगार से जुड़े आसमान और संभावनाओं के असीम आकाश थे। स्नातक स्तर की नौकरियां जो चाहने वाले लोग थे, उनके बीच बेरोजगारी कम हुई। हालांकि सरकार को बेरोजगारी पर कई बार घेरा गया, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ है कि इन तमाम क्षेत्रों में रोजगार के मोर्चों पर वृद्धि दर्ज हुई है। 27 करोड़ कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया। यानी कि ये जो 6 महीने के दौरान जो असंगठित क्षेत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं। 16 से करीबन 55 वर्ष से ज्यादा की आयु का कोई भी असंगठित श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है। यानी कि अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी आ रहे हैं, जो कि खासतौर पर जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी हैं तो आप अपना जो पंजीकरण है आप वो करा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन पर होने से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरह से आप भी जो है वो कामगार की कैटेगरी में आते हैं। कृषि के अलावा, क्योंकि कृषि को तो हम मानते ही हैं कि वो रोजगार अवसर देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। वे दोपहर में पुणे के पास देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भी भागीदारी करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे तो वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री का सबसे अहम कार्यक्रम होगा पुणे में, जहां वो देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे, जिन्हें अभंग, भक्ति, कविता और कीर्तन के रूप में जाने जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय उन्मुख पूजन के लिए जाना जाता है। वे देहू में रहते थे। उनके निधन के बाद एक शिला का मंदिर बनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से मंदिर के रूप में संरक्षित नहीं किया जा सका। इसे 36 चोटियों के साथ पत्थर की चिनाई में बनाया गया है और इसमें संत तुकाराम की मूर्ति भी है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के जगत गुरु संत तुकाराम महाराज संस्थान समिति और वारकरी संप्रदाय काफी उत्साहित हैं। हर साल यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जिनको वारकरी कहा जाता है।
यहीं से जो है पालकी निकलती है और यहाँ से पंढरपुर कई दिनों की पदयात्रा चलती है और अपने जो आराध्य है विट्ठल रुक्मिणी उनको मिलने के लिए वारकरी यहाँ पर जाते हैं। तो ऐसे में एक संतों की लंबी परंपरा है, वारकरी परंपरा महाराष्ट्र को यहाँ पर मिली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का विशेष स्वागत किया जाएगा। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को भेंट करने के लिए विशेष रूप से पगड़ी तैयार कराई है, जो उन्हें उद्घाटन के दिन पहनाई जाएगी। ये पगड़ी ठीक वैसी ही है जैसी तुकाराम महाराज पहना करते थे। इस पगड़ी में महाराज जी का संदेश उनके अभंग द्वारा हम पूरे देश को देना चाहते हैं कि इस अभंग का मतलब है विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। अगर आपको देखना है तो पूरी सृष्टि है, ये सृष्टि में एकता होनी चाहिए। मंदिर के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी मंदिर के पास ही बने सभा स्थल में वारकरी समुदाय को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आएंगे तो उनके स्वागत और सम्मान में 500 वारकरी, उन 5 लाख वारकरियों के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का ताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए और भगवान विट्ठल का नामस्मरण, नाम संकीर्तन करते हुए प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। उसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। जल भूषण 1885 से महाराष्ट्र के राज्यपाल का आधिकारिक निवास रहा है। इस भवन का समय पूरा करने पर इसे ध्वस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया भवन मंजूर किया गया। नए भवन की आधारशिला अगस्त 2019 में राष्ट्रपति द्वारा रखी गई थी। पुराने भवन की सभी विशिष्ट विशेषताओं को नवनिर्मित भवन में संरक्षित किया गया है। पीएम मोदी राजभवन के बंकर का भी दौरा करेंगे। 2016 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव को राजभवन में एक बंकर मिला था, जिसका उपयोग पहले अंग्रेजों द्वारा हथियारों और गोला बारूद के गुप्त भंडारण के रूप में किया जाता था। बंकर को 2019 में फिर से बनाया गया। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के योगदान को यादगार बनाने के लिए गैलरी को बंकर में अपनी तरह के एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मांडर विधानसभा उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय लापुंग के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली और रंगोली प्रतियोगिता में शामिल हुए। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी सूरज कुमार को उच्च शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सूरज कुमार वर्तमान में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनके पास नागरिक सुरक्षा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार पहले से है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक की अदालत में रिम्स में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने रिम्स के चतुर्थ वर्गीय 230 पदों पर हो रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसके बाद अदालत ने इस मामले में रिम्स को 18 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खनन टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारियों से हर हाल में अवैध खनन पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इधर उपायुक्त ने एक अन्य बैठक के दौरान दुमका के फूलो जाहनु मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साहेबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के पंचरुखी मौजा अंतर्गत पहाड़ पर 2 क्रेशर प्लांट को सदर SDO और जिला खनन पदाधिकारी कुमार के नेतृत्व में जिला खनन टास्क फोर्स की टीम द्वारा JCB से ध्वस्त कर दिया गया। गोड्डा जिले के गांधी ग्राम पत्थरगामा पथ पर एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल का इलाज पत्थरगामा सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में असैनिक अभियंत्रण विषय के सहायक प्राध्यापक के पदों पर हुई नियुक्ति में रांची की सुष्मिता रानी लाल का चयन हुआ है। वे वर्तमान में रांची की CIT में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बाबा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने श्रावणी मेले से पूर्व श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को टीम भावना और आपसी सहयोग से करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। चतरा जिला प्रशासन ने CTO के मानकों का पालन नहीं करने वाले 10 क्रशर और 3 माइंस संचालकों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया है।
उपायुक्त के आदेश पर अंचलाधिकारी ने सदर थाना क्षेत्र के धमनिया में संचालित क्रशर और पत्थर माइंस की जांच की थी, जिसमें 10 क्रशर और 3 माइंस का संचालन सीटीओ के मानकों के विरुद्ध पाया गया था। रांची प्रेस क्लब की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में शहर के पत्रकार और क्लब के सदस्यों ने खूब रुचि दिखाई। प्रेस क्लब द्वारा शिविर में जितने भी ब्लड इकट्ठे हुए सभी रिम्स ब्लड बैंक को सौंप दिए गए। रांची रेल मंडल के प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने नवंबर 2021 से मार्च 2022 5 महीने के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5 कर्मचारियों को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ योग्यता प्रमाण पत्र एवं नगद राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कल समापन हो गया। इसमें हरियाणा कुल 137 पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि उसने 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते। सबसे अधिक मेडल हासिल किए। हरियाणा 52 गोल्ड मेडल के साथ कुल 137 मेडल लेकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र की टीम 125 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि कर्नाटक को तीसरा स्थान मिला। समापन समारोह में अगर देखा जाए तो उस मौके पर हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। देश की युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री है माननीय अनुराग जी, उनका जो निष्ठावान हाथों से ये जो मुहिम जो चलाया जा रही है कि भारत की हर क्षेत्र हो, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण पूर्व हो या पश्चिम, प्रतिभाओं को चाहे वो छोटा शहर हो या चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां से ढूंढ के एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देना और उन लोगों का खेल के प्रति जो लगाव है उसको और जागरूक करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में हमारा जो भारत के जो माननीय खेल मंत्री है उनकी मजबूत कंधों से ये हो रहा है। और प्रतिभा किस तरह से उभर कर आ रहा है, हम चाहे वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो या फिर चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, वहां पर बिल्कुल दिखते हैं। और आइए चलते हैं सीधे नई दिल्ली, जहां रक्षा मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। यंगर होगी, फिटर होगी, डाइवर्स होगी, they'll be more trainable, and in the changing times of technology absorption they'll be ready because they'll be more adapt to take these technology in their stride. There'll be an optimal balance of youth and experience, that is million of जोश and होश। Coming to अग्निवीर, एक सुनहरा मौका देश की सेवा करने का through the armed forces. They will imbibe camaraderie, team building, mental robustness, physically fit, forged under fire like the best steel over the years will result in a confident and better individual. There's a very good financial package for which the details I will tell you slightly later. As for the nation is concerned, there'll be availability of disciplined and skilled youth with military ethos and for the civil society, which will add to the nation building. ये काम करने से पहले हमने कुछ जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी स्टडी करी। उसके अंदर हमने ये देखा कि सिर्फ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। पहला, वॉलंटियर सिस्टम है ज्यादातर देशों में। इनरोलमेंट की जो सिस्टम है वो मल्टीपल एंट्रीज हैं, एक रेगुलर, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल, तीसरा कॉन्स्क्रिप्ट। इनरोलमेंट एजेस 17 ईयर्स एंड अबव। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 10 हफ्ते से लेके 6 महीने तक। ऑल द कंट्रीज हैव ट्राइड टू इंसेंटिवाइज द सोल्जर्स ऑब्लिक अग्निवीर्स which they have on exiting. How? By giving them higher education credits, by giving them a good financial package, by assuring or trying to give them a lateral absorption to various places like civil and defense industries. Also, there are bridging courses which are being given on exit. However, Indian problems require Indian solutions. None of these countries have the demographic dividend which we are blessed with. You all know that we have, by 2030, about 140 crore people would be there. 50% of them will be below 25 years. This
demographic dividend needs to be reflective in the armed forces. Youthful profile, as the Raksha Mantri just spoke of, Yuva is known by Josh, Jazba, Junoon. This, when led by good leadership, will result in higher risk-taking capability, which is part of... भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का तीसरा टी20 क्रिकेट मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को इस मैच में जीत दर्ज करानी होगी। मुकाबला खेला जाएगा। भारत के लिए मुकाबला करो या मरो का होने वाला है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका 5 टी20 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे है। विशाखापट्टनम की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार होगी। हालांकि टी20 गेम बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, लेकिन यहां गेंदबाजों का बोलबाला भी रह सकता है। योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानते हैं फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने से संबंधित कुछ सरल योग के बारे में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम सभी पिछले कुछ समय से एक बहुत दुखद समय से बाहर आ रहे हैं। हम सभी ने इस वैश्विक महामारी को जिया। किसी न किसी ने कुछ न कुछ या कोई ना कोई तो खोया, और हम ये भी समझ गए कि हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और उससे भी ज्यादा हम ये समझे कि हमें श्वास सही ढंग से लेनी चाहिए। हमने एक ऐसे वायरस को जिया जो सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने वाले अभ्यास करें, यानी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने वाले अभ्यास करें। ऑक्सीजन तो वायु में है, लेकिन अगर आपकी लंग्स की, फेफड़ों की कैपेसिटी ही घट गई है, आप ऑक्सीजन को ले ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस ऑक्सीजन का क्या लाभ। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जो आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएंगे, जो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। खास तौर पर जब हम एसी घर में रहते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं, एसी दफ्तर में रहते हैं और एसी ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम थोड़ा समय हम प्रकृति के सानिध्य में बिताएं और इन क्रियाओं का अभ्यास करें जो हम आज आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे उत्थान मंडूकासन, और उत्थान मंडूकासन के लिए आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठना और दोनों घुटनों के बीच में गैप दे देना, ऐसे जितना संभव हो उतना खोल देना। जैसे ही आप दोनों घुटनों के बीच में गैप देंगे और कमर को सीधा करेंगे, तो कमर के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को आप अनुभव करेंगे। अब दाएं हाथ को उठा करके बाएं कंधे से छू देना, बाएं हाथ को उठा करके दाएं कंधे से छू देना। गर्दन को ऐसे आगे नहीं झुकाना, गर्दन को सीधा रखना। इस स्थिति में आप महसूस करेंगे आपके फेफड़ों का पूरा एक्सपेंशन, आपके लंग्स का पूरा एक्सपेंशन। इस स्थिति में 5 बार गहरा श्वास लेना, श्वास छोड़ देना। इनहेल, एक्सेल, ऐसा हमें 5 बार करना है। और फिर अपने दोनों हाथों को वापस ले आएंगे, आंख बंद करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पैरों को भी वापस ले आएंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन, और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल लेंगे। उत्थान मंडूकासन का अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ दूसरा अभ्यास आप करेंगे अर्धचंद्रासन का अभ्यास, जिसके लिए अपनी दोनों हथेलियों को हम जमीन पर टिका देते हैं, दोनों हथेलियों के बीच में अपने दाएं पैर को टिका देते हैं और चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा। अब इसमें आप अपने हाथों को उठा करके पीछे बेंड करें और चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन। यथा सामर्थ्य रुकना, हाथों को वापस ले आना। इस ही अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराना, यानी अब बायां पैर हथेलियों के बीच में सांस भरते हुए पीछे झुकना, सांस छोड़ते हुए वापस, और फिर 5 बार इसका अभ्यास करने के बाद वज्रासन में बैठ करके शरीर को ढीला छोड़ देना।
इन दोनों क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, प्रकृति के सानिध्य में समय जरूर व्यतीत करें, संभव हो तो 20 झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6,594 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 4,035 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 50,548 मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करने का सुझाव दिया है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। अब तक 1,95,35,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भी वोटरों से संपर्क साधकर मतदान की अपील कर रहे हैं। इस क्रम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सुभाष मुंडा के समर्थन में पार्टी नेताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जबकि कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी विभिन्न गांवों का दौरा किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के समर्थन में पार्टी की ओर से बाबूलाल मरांडी ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मेन रोड में पिछले 10 जून को हुई उपद्रव की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को राजभवन बुलाकर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में एक भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई हो। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि सभी प्रदर्शनकारियों और पकड़े गए लोगों की पूरी जानकारी लेकर पुलिस उनका नाम और पता सार्वजनिक करे। साथ ही शहर में मुख्य स्थानों पर उनकी तस्वीरों के साथ होर्डिंग में लगवाए, ताकि हर आदमी उन्हें पहचाने और पुलिस की मदद कर सके। राज्यपाल ने यह भी कहा कि जो लोग इन घटनाओं के बारे में अफवाह फैला रहे हैं उनकी भी पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि विधि व्यवस्था कायम करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में पिछले दिनों हुई उपद्रव की घटना पर कहा है कि देश अजीब परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में बहुत संभलकर और सूझबूझ के साथ रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि इस मौजूदा परिस्थिति को समझते हुए एक एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई जगहों से विचलित कर देने वाली खबरें देखने और सुनने को मिल रही है और इसमें बहुत संभल कर, बहुत सूझबूझ के साथ इस समय को पार करने की आवश्यकता है। आवेश में, तहस में अक्सर गलतियां होती हैं। ये शहर जंग का मैदान नहीं है। इसलिए मौजूदा परिस्थिति को समझते हुए और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। रांची में हुई उपद्रव और हिंसा के निष्पक्ष जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच समिति ने मेन रोड स्थित घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। जांच समिति के सदस्य और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने जांच के सामने आई किसी भी गोपनीय जानकारी को साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरा, अन्य साक्ष्य, लोगों से मिली जानकारियां और इनपुट का अध्ययन करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय से सरकार को सौंप देगी। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में दल बदल कानून के तहत चल रहे मामले में आज सुनवाई हो रही है। स्पीकर के न्यायाधिकरण में 3 मामलों की सुनवाई हो रही है। ये तीनों मामले विधायक प्रदीप यादव और पूर्व विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ दर्ज है। पहला मामला भाजपा नेता विनोद शर्मा द्वारा दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा विधायक समरीलाल और तीसरा मामला भाजपा प्रवक्ता सरोज कुमार सिंह ने दर्ज कराया है।
रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अरबों रुपए के चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के बाद श्री प्रसाद अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल करा पाएंगे और इलाज के लिए सिंगापुर जा पाएंगे। उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने को लेकर दायर याचिका को स्वीकृत कर लिया और पासपोर्ट रिलीज कराने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो रही थी और इस वजह से उन्हें रिन्यूअल कराने के लिए याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि चारा घोटाला के 5 मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को सजा सुनाई है, लेकिन सजा की आधी अवधि पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल से बारिश हो सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य भर में अगले 4 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार इस दौरान गरज के साथ वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं अगले 2-3 दिनों में राज्य के संताल परगना क्षेत्र में मानसून प्रवेश करने की संभावना है। इसके 1-2 दिन बाद रांची पहुंच जाएगा। दिल्ली में इन दिनों एनसीसी की छात्राओं के लिए संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में कैडेट्स छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग कॉलेज और स्कूल की वे छात्रा कैडेट्स जो इन दिनों दिल्ली के रोहिणी स्थित एनसीसी भवन में एक दिल्ली गर्ल्स बटालियन द्वारा आयोजित संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही हैं। इस शिविर में करीब 500 छात्रा कैडेट्स को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ड्रिल और टेंट पिचिंग समेत फायरिंग का भी प्रशिक्षण शामिल है। हमारे पास 8 कॉलेजेस हैं और तकरीबन 13 स्कूल्स हैं, जिनके कैडेट्स को हम अलग अलग तरह की फौजी गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर उनको जो हमने पूरे साल में ट्रेनिंग करते हैं उसको हम पूरा इकट्ठा करके लोगों को कंबाइंड ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो एम जो इस ट्रेनिंग का है वो है कि एक नेशनल इंटीग्रेशन और एक कैरेक्टर बिल्डिंग। प्राइमरीली वेरियस एक्टिविटीज़ जैसे कि हम सवेरे ड्रिल कराते हैं डिसिप्लिन के लिए, पीटी गेम्स, उसके अलावा जो उनके क्लासेस होते हैं जो कि मैप रीडिंग है, WTA वेपन ट्रेनिंग है और अदर बाकी क्लासेस हैं फील्ड क्राफ्ट जो कि उनको किस तरह से फौजी स्टाइल में चलना है वो सिखाता है। कोरोना महामारी के चलते करीब 2 साल बाद एनसीसी में इस तरह के शिविरों का आयोजन हो रहा है, जहां स्कूल और कॉलेज की छात्रा कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस शिविर का हिस्सा बन छात्रा कैडेट्स भी काफी उत्साहित दिखाई दी। एनसीसी का मेरा पहला कैंप है और मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि फायरिंग हमारे पहले दिन ही हो गई थी। हम लोग राजीव की शूटिंग रेंज पे गए थे। हमने यहीं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग भी करी। काफ़ी प्रैक्टिकल और थ्योरी भी देखने को मिला। आर्मी लाइफ कैसे जीते, एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे जीते हैं। सुबह 4:30 बजे उठ के जो हम लोग घर पे यूजुअली सो जाते हैं, तो वो काफी नया एक्सपीरियंस था। Earlier, before joining NCC, we were just civilians, and after joining NCC, right now we are cadets. We take care of the nation, and we are the second line of defense at this point. We are being taught how to be disciplined and how to live the army life at this point. And right now, I myself feel like I am in the army because of this camp. We have been given drill sessions, PT session, obstacle training courses. We have been also been taken to the firing range where we learn how to fire. शिविर में छात्रा कैडेट्स को साहसिक खेलों के प्रति भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा छात्रा कैडेट्स का अभी से थल सैनिक कैंप के लिए भी चयन शुरू हो गया है, जिसके लिए उन्हें कई तरह की प्रतियोगिताओं से गुजरना पड़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा। अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख रिक्त पदों को भरने का दिया निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने रांची उपद्रव मामले में डीजीपी, टीसी और अधिकारियों से ली अब तक की कार्रवाई की जानकारी। उपद्रवियों की पहचान के लिए होर्डिंग्स लगाने के दिए निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में दल बदल कानून के तहत चल रहे मामले की हो रही सुनवाई।
और सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के पासपोर्ट को रिलीज करने का दिया आदेश। इलाज के लिए जा सकेंगे सिंगापुर।